नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो मॉक टेस्ट 1 यानी कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर 3 में इंडियन जीके के जो 30 सवाल आने वाले हैं, इसमें हम लोगों ने कैप्सूल सीरीज के माध्यम से जो टारगेट रखा है 20 प्लस की, यानी कि 21 22 सवाल सही करने की। ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने कैप्सूल सीरीज में कैप्सूल नंबर 1 से कैप्सूल नंबर 8 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक जितने भी चीज़ें हमने 1 से 8 तक कंप्लीट की है, वो सारे टॉपिक को हमने 70 सवाल में रिवीजन करवा दिया है। ठीक है ना। स्टैटिक पार्ट भी और करंट अफेयर पार्ट भी। मतलब अब इस चैप्टर से यानी कि 1 से 8 तक जितना हमने कर लिया है क्लासेस में और आज पूरा टेस्ट के माध्यम से, इसके अलावा आपको कहीं से कोई भी चीज़, कोई भी किताबें नहीं देखनी है, ना करंट अफेयर देखनी है। मतलब जो टॉपिक का मैंने स्टैटिक और करंट छू लिया है। तो आज आपके इस 70 सवाल में कितने आपके कट ऑफ मैं रखूंगा, तो 65। क्योंकि जो ऑनेस्टी के साथ और जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 8 तक पूरा क्लास अगर नहीं देखा है तो फिर ये 70 सवाल आपके शायद 30-35 में ही रुक जाएंगे। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक पूरा कंप्लीट किया है, या फिर जिन्होंने पीडीएफ से पूरा चीज़ें रिवाइज कर लिया है, पीडीएफ केवल उनको ही मिला है जो जिन्होंने पेमेंट किया है। बाकी ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही है। तो आपको सारी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो फाइनेंशियली जो समर्थ नहीं है दोस्त, आपके लिए पूरा फ्री रहेगा यूट्यूब चैनल पे। तो कवर करिए और 70 में आप 65 सही करिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये कंप्लीट पीडीएफ, ये पहली पीडीएफ है मॉक टेस्ट की, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर भी जाएगा और पेड कोर्स में भी जाएगा। रेस्ट जैसे जैसे कैप्सूल खत्म होगी उसकी जो टेस्ट होगी वो केवल पेड कोर्स में जाएगा। बाकी पूरी पूरी वीडियो फ्री रहेगी। मैंने कह दिया वीडियो फ्री है तो फ्री रहेगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कितना सही हुआ ईमानदारी पूर्वक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 60, 65, 60 से नीचे नहीं आना चाहिए किसी का भी। और जो टॉपिक का हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है 1 से 8 और आज सवाल, अब उस चैप्टर को आपको छूना नहीं है। बाकी आपका जो काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जब इतनी एफर्ट से इतनी क्वालिटी कंटेंट, और केवल एमसीक्यू नहीं, कंटेंट विथ कंसेप्ट चीज़ों को याद कराते हुए मैं करवा रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, अपने ग्रुप तक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो कैप्सूल नंबर 1 से कैप्सूल नंबर 8 तक की पूरी चीज 70 सवाल में मैंने रिवीजन करवाया हूं। कट ऑफ 65 है, टारगेट 30 में 21 से 22। इस 60 डेज में आप पूरा का पूरा अच्छे से अगर 20 से 25 मिनट पर डेज देते हैं, तो आप यकीन मानिए 20 प्लस सही करके आ रहे होंगे। मॉक टेस्ट 1 में हमें कमेंट करके बताइए। बाकी आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिनको कंटेंट से रिलेटेड क्वेरी है या संपर्क करनी है इंडियन जीके का या साइंस का, मैथ, रीजनिंग, जो भी चीजें हैं, एप्लीकेशन वगैरह, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा सवाल, और हर सवाल आपके एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में या जेएसएससी अभी जो रिसेंट लिया पेपर, सारा सवाल आपका पूछा गया है और करंट का भी मैंने इंक्लूड कर दिया। तो चलिए अब फटाफट सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी कि दिल्ली सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं तो हमने बताया था कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर के 1526 तक, जिसमें टोटल 5 वंश थे। पांचों वंश के हमने आपको ट्रिक से चीजें याद करवाई थी। क्या कि अगर आपको कोई गुलाम बना ले तो गुलाम वंश, तो आपको कोई खिलाएगा, खिलाएगा यानी कि खिलजी वंश। और खिलाएगा कैसे, तो ये डिपेंड करेगा लक पे, तो ये हो गया था तुगलक वंश। और आपने कहा याद रखना, इसलिए हो गया ये सैयद वंश। और किसे याद रखना, तो लोदी को। आपने, एक व्यक्ति है लोदी, यानी कि लोदी वंश। तो अभी सबसे पहले आपका जो सवाल बना है इल्तुतमिश से, तो आप हमें यह बताइए इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है? तो आप बताइएगा गुलाम वंश से है। गुलाम वंश में हमने आपको टोटल 5 राजाओं को याद कराया था, ठीक है ना। अब 6 राजाओं को कैसे, तो अगर आपको किसी ने गुलाम बना लिया था तो आपने क्या कहा, एक दिन यानी कि कुतुबुद्दीन, ठीक है ना। आप क्या बोले, एक दिन मेरी इच्छा है, इल है यानी कि इल्तुतमिश। और क्या करना, राज करना, यानी रजिया सुल्तान, बल से बलवन, और नस में आपकी बर थी तो बल थी तो सॉरी नस में आपकी बल थी तो नसीरुद्दीन, उसके बाद बलवन, और क्यों ना मैं मर जाऊं यानी कि क्यूमर्स। ये ट्रिक से हमने सारे राज्य के नाम भी याद किए थे। तो आपका अब ये तो सवाल हो गया यहां तक चीजें रिवीजन। इल्तुतमिश किस शासनकाल में सल्तनत, जो सल्तनत की राजधानी थी, ये कहाँ इन्होंने बनाई थी, ठीक है ना। यानी कि इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ रखा था, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन भी बोल रहा हूँ, लाहौर, आगरा,
या बदायूं या फिर दिल्ली, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी, तो आपको पता है दिल्ली में, ठीक है ना। यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली में थी, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, किसने अपनी अदालत या फिर दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सिजदा और पैबोस से आपको क्या याद आ रहा है, सिजदा और पैबोस की जो प्रथा स्टार्ट की थी किसने, तो गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है ना। किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने स्टार्ट किया था। सिजदा क्या होता है, सिजदा होता है क्या, किसी को प्रणाम करना झुक करके, और पैबोस क्या होता है, दंडवत होकर के प्रणाम करना। और इसी ने बलबन ने क्या किया था, एक और त्यौहार भी चलाया था। इस त्यौहार का क्या नाम था आपका, नैरोज त्यौहार था। कहाँ का यह त्यौहार था, तो फारसी का संबंध, फारसी से ये रिलेटेड था। तीसरा सवाल आपसे पूछा है कि डैश के बीच का समय यानी कि टाइम पीरियड, देखिए काल, जो मैंने आपको जो जो ईयर याद करवाया, देखिए वही सवाल आपके बने हुए हैं। और ये सारे सवाल आपके अभी लेटेस्ट 2022, 2023, 2016 में पूछे गए हैं एसएससी रेलवे और जेएसएससी के द्वारा। तो डैश के बीच का समय भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा टाइम पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत काल का जानते हैं, तो 1206 से लेकर के 1526। इसमें हमने तीन चीजें आपको याद करवाया, क्या क्या, एक तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1290 तक, ठीक है। उसके बाद हमने आपको याद करवाया लोधी वंश का 14 से 51 से लेकर के 1526 तक। और एक मैंने बोला रजिया सुल्तान को याद करने, क्योंकि वो एकमात्र महिला थी जो राज की थी दिल्ली सल्तनत में 1236 से लेकर के 1240 तक। अब आप सोच रहे होंगे क्या केवल दिल्ली सल्तनत का ही टेस्ट चलेगा, नहीं, ये इसीलिए क्योंकि कैप्सूल 1 से कैप्सूल 8 तक हमने जो चीजें कंप्लीट की, बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक और करंट अफेयर पूरा, उसका भी टेस्ट होगा अभी। नोबेल पुरस्कार, उसका स्टैटिक करंट, वो भी आपका टेस्ट होगा। दिल्ली सल्तनत पूरा कवर किया तो उसका भी टेस्ट होगा। और साथ के साथ आपका जितना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म रहे यानी धार्मिक सुधारक आंदोलन रहे, उन सारे के भी सारे टेस्ट इसी में होंगे 70 सवाल में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। तो ये हो गया तीसरा सवाल, इसका सही उत्तर। चौथा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल पे भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। चंगेज खान से याद करिए किसके शासनकाल में, तो आपको याद आ रहा होगा इल्तुतमिश के बारे में। वही इल्तुतमिश है जिसने अपनी राजधानी कहां बनाया था, दिल्ली को बनाया था। यह वास्तविक संस्थापक माना जाता दिल्ली सल्तनत का। और चंगेज खान कब आक्रमण किया था, 1221 में। मंगोल का जो शासक था 1221 में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी ने पहली बार अरब का एक सिक्का, जिसे कहा जाता है सिक्के को टकसाल, ठीक है ना, यानी कि चांदी का क्या चलाया था, टंका, और तांबे का क्या चलाया था, जीतल चलाया था। तो ये सारे फैक्ट इल्तुतमिश का याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश की ये थी क्या, उन्होंने चालीसा का फॉर्मेशन किया था, यानी कि 40 लोगों का सरदार या फिर 40 लोगों का एक ग्रुप, जिसे क्या कहा जाता था, तुर्क ए चहलगानी। पूरा रिवीजन कर लीजिए, और ये सारा पीडीएफ ग्रुप में डाला हुआ, तो रिवीजन करते निकलिए, बाकी बहुत सारी चीजें हैं तो टाइम ज्यादा निकल जाएगा। पोलो खेलते हुए, ठीक है ना, पोलो को क्या बोला जाता था, चौगान भी बोला जाता है। खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो इसका सही उत्तर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य क्या नाम था, कुरान खां। ये किसका गुलाम था, तो आपको पता है किसका था, मोहम्मद गौरी का था, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, सातवां सवाल, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इजी भी है आपका, रजिया सुल्तान। इसका ईयर है 1236 से लेके 1240 तक। इतना आपको याद रखना। ये किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, और उसने गुलाम किस, और उसने यानी कि जो गुलाम था उसी ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो मुझे ये बताइए, अभी मैंने आपको इसका जवाब भी दिया है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है ना। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था, ठीक है ना। किसके याद में, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी सूफी संत के याद में, ठीक है। 1210 में इनकी मृत्यु होती है, पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए। किस जानवर से गिर गए थे, तो घोड़े से। 1210 याद रखना है इनका डेट, जो इनकी मृत्यु हुई थी। गुलाम वंश, या फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दास वंश भी पूछा है। तो गुलाम को क्या कहा जाता है, दास भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। भारत पर शासन करने वाली पहला मुस्लिम राजवंश कौन है, तो पहला मुस्लिम राजवंश कौन होगा, तो आप सभी को पता है भैया, सिंपल सी सवाल है ये, कौन होगा पहला राजवंश, कौन है आपका, तो गुलाम वंश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पे पहला जो वंश का कौन सा हो गया आपका, गुलाम वंश हो गया, क्लियर है ना। निम्नलिखित राजवंश में से कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित, चलिए अगला हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं, 11वां सवाल, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से हमने समझाया भी थे क्लास में। इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी साहब, तो खिलजी साहब से पहले याद करिए खिलजी वंश को। खिलजी वंश में हमने आपको क्या बताया था, खिलजी वंश में हमने आपको क्या बताया था कि खिलजी वंश में 4 राजाओं का नाम बताया था। एक था आपका जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और खुसरो शाह। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, और अंतिम शासक कौन था, खुसरो शाह था, ठीक है ना। तो अब मध्यकाल में जो बाजार नियंत्रण की जो नीति चलाई थी किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। क्लियर है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से कुछ चीजें याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी वही है जो इसके शासन काल में कौन गवर्नर था, राज्यपाल था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। ये वही पहला राजा है जिसने सेना को नगद, ठीक है ना, यानी कि जो नगद वेतन होता देना प्रारंभ शुरू किया था, एवं अस्थाई सेना की भी नींव इन्होंने ही रखी थी, ठीक। और इन्होंने क्या किया था, एक बाजार जिसका नाम क्या था, दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी अपने सेनापतियों के भरण पोषण के लिए दिल्ली में, ठीक है ना। और अलाई दरवाजा जो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है उसका जो दरवाजा मेन गेट है जिसे कहते हैं अलाई दरवाजा, इसका भी निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट मैंने करवाए हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा। अगला सवाल हो जाएगा आपका 12वां सवाल। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में देखिए आ गया राज्यपाल कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है ना। कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था राज्यपाल। पहला मुस्लिम शासक कौन था, ठीक है ना, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण लगभग सहित संपूर्ण भारत में फैला हुआ था, तो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी था, जो मैंने अभी आपको बताया कि एकमात्र ये ऐसा मुस्लिम शासक होगा, ठीक है ना। इन्होंने अपना साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित संपूर्ण भारत में इसका फैला हुआ था, ठीक है ना। दक्षिण भारत जीतने वाला पहला सल्तनत काल का ये पहला राजा कहलाता है, ये मैंने आपको बताई थी क्लास में। आगे चलते हैं 14वां सवाल में। गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया था, तो उस गुजरात का जो वो राजा था उसका क्या नाम था, आप याद करिए। हमने बताया था कर्णदेव के बारे में, ठीक है ना। हमने क्या बताया था, कर्णदेव के बारे में। वो कौन है, तो आपका कर्णदेव था। और फिर हमने बताया था 1300 में कहाँ इसने विजय हासिल की थी, राजस्थान के रणथंभौर। कौन से राजा को पराजित किया था, तो हमीर देव को। और आपका मेवाड़ जो क्षेत्र है यानी कि चित्तौड़ का जो क्षेत्र है उसको विजय हासिल करने वाला कौन है, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। पहला मुस्लिम सुल्तान यही था। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी, ठीक है ना। देखिए ये भी मैंने आपको करवाया है, सीरी शहर की स्थापना किसने करवाई थी, तो इसकी स्थापना किसने करवाई है दोस्त, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस शहर की स्थापना के लिए इन्होंने क्या किया था, एक जलाशय का भी निर्माण कराया था, हौज खास कहा जाता है, ठीक है ना। ये जलाशय था, याद आ रहा होगा आपको। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लेने की योजना बनाई थी, ये कौन सा राजा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है ना। कौन था कौन था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का मुझे ये बताइए उनका मूल नाम क्या था, तो जौना खां था, ठीक है। इन्होंने कृषि के लिए एक विभाग बनाई थी, याद करिए दीवाने कोही जिसे कहा जाता है। और इसके शासन काल में याद करिए मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक से तू बतूनी याद आ रहा है, इबन बतूता, ठीक है ना। अरब यात्री इबन बतूता जो कहाँ के थे, तो मोरक्को के निवासी थे। और इनके एक पुस्तक क्या थे, बतूनी है तो भाई तू रहल दे, क्या किताबुल रहला, ठीक है ना। और इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को क्या किया था, काजी नियुक्त किया था। काजी बोले तो न्याय मंत्री नियुक्त किया था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी, दिल्ली से दौलताबाद। और चांदी के जो टंके थे उसके जगह इसने क्या चलाया था, कांसे के सिक्के को चलाया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है किसके बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही ये पर्सन है जो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, तो दिल्ली सल्तनत यहां आपसे पूछा ना, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने, तो कौन सा सुल्तान है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक वो सुल्तान है जो पहली बार मंगोल क्षेत्र को अधिकार में लेने की योजना बनाई थी। और एक चीज़ आप कंटेंट में अपडेट कर लीजिएगा, मैं उसको अपडेट करके ग्रुप में डाल दूंगा। मैं यहाँ वीडियो में बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत में ये जो योजना बनाई थी इसमें मैंने गयासुद्दीन तुगलक लिख दिया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ये मैं अभी जो मैं आपको बोला तो उस समय याद आया कि यही चीज़ मैं वहाँ पर बाय मिस्टेक गयासुद्दीन तुगलक में मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो योजना बनाई थी, आप बोले तो मंगोल क्षेत्र को जो अपने अधीन करने वाला कौन था, या जो योजना बना करके अधीन किया था कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको मैं ठीक करके डाल दूंगा अपने ये पेड ग्रुप में। फतेहाबाद शहर की स्थापना, तो याद करिए फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक वही बंदा है जिसके तहत
जौनपुर जौना खां के याद में, फिरोजाबाद, हिसार और फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। इनकी आत्मकथा फेमस है, आपको याद करने बोला था, फतुवते फिरोज शाही, इन्होंने स्वयं लिखी है। ठीक है, तो मध्यकाल में भारत आने वाले विदेश यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? तो याद रखिए, इबन बतूता से तू बतूनी, बतूनी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक में तू आ रहा था, और बतूनी इसलिए किताब को रहल दे, तो किताबुल रहला इसकी पुस्तक थी। कहाँ के थे? तो मोरक्को से थे ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहा, तो आपको पता है दिल्ली से स्थापित कर दिया था दौलताबाद, देवगिरी। अगला सवाल है, इबन बतूता द्वारा लिखित पुस्तक हो गया आपका किताबुल रहला। किस भारतीय शासक ने इबन बतूता को काजी नियुक्त किया या दिल्ली का न्यायाधीश न्यायाधीश यानी कि न्याय मंत्री नियुक्त किया? किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतनी चीजें क्लियर है यहां तक? आगे चलिए अगले सवाल पे। इबन बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो देखिए, इबन बतूता में तू आया, यानी कि तू बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासन काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ठीक है ना, किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। तैमूर लंग 23 नंबर, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो याद करिए, 1398 ईयर आपको याद आ रहा होगा। कौन सा वर्ष था? तो 1398 वाला ईयर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके शासनकाल में आया था? तो नसीरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का जो राजा था, अंतिम शासक, उसके ही शासनकाल में तैमूर लंग क्या थे? भारत पर आक्रमण किया था। खिज्र खां, याद करिए, खिज्र खां वही बंदा है जो सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो किस राजवंश का प्रारंभ किया था? तो सैयद वंश का प्रारंभ किया था इसी ने। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अगला सवाल जो है 25वां सवाल, देखिए, खिज्र खां से याद रखिए सैयद वंश की स्थापना। सैयद वंश में मैंने बहुत कम पॉइंट याद करवाया था। खिज्र खां जो संस्थापक थे, इसके अंतिम शासक कौन थे? आलम साजी थे। और एक मैंने याद करवाया था मुबारक शाह के बारे में। इनके दरबार में, सॉरी, मुबारक शाह के जो दरबार में एक फेमस विद्वान व्यक्ति या लेखक या कवि बोल सकते हैं, याहिया सर हिंदी थे। इनका फेमस पुस्तक है तारीके मुबारक शाही। ठीक है ना, इनकी आत्मकथा थी मुबारक शाह की। याद करिए, मैंने चीजें आपको करवाई है। किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई थी? सबसे पहले हमें यह बताइए कि आगरा शहर का स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर आपसे पूछा गया है, तो 1504 में स्थापना करवाया गया था, इसकी स्थापना किया गया था। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसने? तो सिकंदर लोदी। और यही सिकंदर लोदी जिसके शासनकाल में वास्को डी गामा भारत आया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो इसने अपनी राजधानी, इसने बोले तो सिकंदर लोदी ने क्या की थी? अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। किसको बनाया था? तो आगरा को बनाया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो देखिए, 1517 वाला ईयर यानी 1511, मैं भी इस पे कंफ्यूज हूं, कब बना था, कौन सा ईयर था? ये ईयर मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन देखिए ये ईयर पूछा है। तो इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान बना था 1517, यस, यही 1517 वाला ईयर है जो आपको मैंने बताया क्या था? बैटल ऑफ खतौली। ठीक है ना, बैटल ऑफ खतौली हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच और राणा संगा के बीच। और यही वो राणा संगा जिसमें जीत हासिल करता है, जो मेवाड़ का शासक या बोल सकते हैं राजपूत का शासक था राजस्थान में। तो 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है और बैटल ऑफ खतौली होता है, और यही राणा संगा से ये पराजित होता है। राणा संगा यही है जो बाबर को इनवाइट करता है, जो पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होती है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 किसके इसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर, जिसमें बाबर जीत हासिल करता है। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517, ये इंपॉर्टेंट है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये आपका शायद रिपीट हो गया सवाल, अलाई दरवाजा वाला। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो इसको छोड़िए, ये तो अलाई दरवाजा तो हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाई दरवाजा क्या था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का क्या था? मेन गेट था। ठीक है, तो अगला जो सवाल है कुतुब मीनार। देखिए, कुतुब मीनार के बारे में कुछ चीजें याद कर लीजिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो पहली जो मंजिल बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अपने जो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के नाम पर ही इस मीनार का नाम रखा गया था कुतुब मीनार। इसकी 4 मंजिल जो बनाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा, जो फर्दर नेक्स्ट जो काम करते हैं वो थे इल्तुतमिश। ठीक है, और फिर जो बिजली गिरने के कारण इसका जो मरम्मत किया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक। ये 3 नाम आप याद रखिए। अभी फिर मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट कराऊंगा, तब कुतुब मीनार के बारे में और भी चीजें बताऊंगा। हौज सुल्तानी, यही जो दिल्ली का दूसरा शहर सीरी था, सीरी के स्थापना के लिए जलाशय का निर्माण किया। तो ये क्या है? तो ये एक जलाशय है। ठीक है, ये याद रखना है। किस विरासत स्थल में इल्तुतमिश का कब्र किसमें है? वही जो आपका कुतुब मीनार है, यही कुतुब मीनार जिसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश का कब्र है? तो कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार के नाम जो पड़ा है किस सूफी संत, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। मौट की मस्जिद डैश के शासनकाल में, किसके शासनकाल में बनी थी, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम हमें बताइए राजवंश। देखिए दिल्ली के सारे राजवंश को हमने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है, तो सारे के सारे आपको होप शो याद होंगे। कौन कौन था, पहला गुलाम आपको बनाया है, उसके बाद तो गुलाम वंश हो गया। गुलाम बनाया तो फिर क्या था आपका, खाना कोई भी नहीं खिलाएगा तो खिलाएगा तो खिलजी वंश। अब खिलाएगा भी तो लक पर डिपेंड करेगा, यानी कि तुगलक वंश। और आपने क्या रखा था कि याद रखा था सैयद वंश, और किसको बोला ये बात याद रखने, तो लोधी को, लोधी वंश। ये हो गया सीक्वेंस। ठीक। अगला चलिए, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्वितीय प्रकार, तो इक्ता प्रणाली, ठीक है ना, इक्ता प्रणाली याद आ रहा होगा इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने क्या किया था, स्टार्ट किया था आपका क्या, इक्ता प्रणाली या फिर इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। जो भूमि का जो मेजरमेंट होता है, कर से रिलेटेड ये सारी चीज़ों का जो स्टैब्लिशमेंट किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। पानीपत का पहला युद्ध अगर पूछ लिया जाए तो 21 अप्रैल 1526 याद आ रहा है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कौन जीत हासिल किया था, तो बाबर ने जीत हासिल किया था। ठीक है। अब यहां तक पूरा का पूरा कैप्सूल ये आपका 8वां रिवीजन हो गया है। अब हम लोग चलेंगे कैप्सूल 1 से कैप्सूल 5 तक की पूरी चीजों को, यानी बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर वाला पार्ट रिवाइज करते हैं। तो चलिए बुक्स एंड ऑथर का जो अब हम लोग सवाल लेते हैं 37। देखिए बुक्स एंड ऑथर हमने 200 से ऊपर याद किए हैं, स्टैटिक और करंट, तो पूरा रिवीजन का मतलब बनता नहीं है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि जो पूछे जा सकते उसको मैंने लिया। लेकिन फिर भी आपको सब याद रखना, जितना हमने करवाया वो आपको मैंने ट्रिक से याद करवाया। तो देखिए वो चीज़ें ट्रिक काम कर रही है कि नहीं, ये भी देखिए। मैंने ऑप्शन नहीं रखा लेकिन फिर भी वो काम करेगा कैसे, देखिए ऑप्शन रहता तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। क्वेश्चन है कि हर्ष चरित और कदम्बरी के रचयिता कौन है। तो मैंने क्या बोला था, हर्ष को अपना चरित्र, ठीक है ना, हर कदम कदम पे बना करके रखना है। तो बाण भट्ट, और बाण भट्ट ये वही है किसके दरबार में कवि था, तो हर्षवर्धन के दरबार में कवि था। गोदान कर्म भूमि रंग भूमि, गोदान यानी कि दान करना है किस भूमि को, जहां पे आपने कर्म किया है, जहां आपका रंग बना है, उस भूमि को दान करोगे तब आपको क्या मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेमचंद। रत्नावली प्रियदर्शी का नगानंद, रत्ना में सोना चांदी से पैसा हो गया, तो जब सोना चांदी पैसा का जब दर्शन होता है नगद में तो आपको कैसा लगता है, हर्ष तो उल्लासित हो जाते हैं। हर्षवर्धन, और यही हर्षवर्धन जिसके दरबार में कौन था, कवि, तो अभी मैंने बताया बाण भट्ट। कश्मीर का इतिहास का वर्णन किसमें किया गया, तो राज तरंगिणी कल्हन जिसके रचयिता है। बाण भट्ट किसके दरबार में कवि थे, हर्षवर्धन। अभिज्ञान शकुंतलम, देखिए अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, या फिर मालविकाग्नि मित्रम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम हो गया, या रघुवंशम, ये सभी के रचयिता कौन है, तो कालिदास। और ये अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी प्रेम कथा है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की। वृहद संहिता पंच सिद्धांतिका, बड़ा 5 सिद्धांत किसका फॉलो करना है, बड़ा बड़ा 5 सिद्धांत, तो वाराह मिहिर के। देखिए बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखी, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में, और जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है, तो प्रकृत भाषा में लिखी गई है। किताब उल हिंद अल बैरूनी, ठीक है ना, अल बैरूनी याद रखना है इसको। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे, देखिए हरिसेन, सबसे पहले ये समझिए किस किताब के रचयिता, हरि बोल क्या करते थे, प्रयाग प्रशस्ति में जाते थे, ठीक है ना। तो प्रयागराज जाते थे, वहीं प्रयागराज में क्या है, गंगा माँ है, यानी कि समुद्र है, तो समुद्र गुप्त के दरबार में आए थे हरिसेन। और इसके रचयिता भी याद हो गया, प्रयाग प्रशस्ति। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ जो यात्री रहे हैं, जो आए थे, जो आपके पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है फाहियान। तो हमने 2 नाम याद करवाया था चीनी यात्री के, एक तो आपके थे फाहियान और एक था हुएन सॉन्ग। तो ये देखिए अगला सवाल ही पूछा गया, हुएन सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया, तो हमने बोला था सॉन्ग। सॉन्ग गा रहा था कौन, हर्ष, हर्ष बोले तो हर्षवर्धन के समय आया था। और इसकी जो पुस्तक है क्या, तो सीयू की, कौन सा गाना गा रहा था, सीयू की। और फाहियान की यात्राएं, इसने किताब लिखा था किसके समय आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय पे ये आया था, ठीक है। और ये दोनों कहाँ के यात्री थे, चीनी यात्री थे। मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था भारत, तो मैंने बताया था मेगा से मेघ है तो चंद्रमा मेघ में होता है, और इसकी फेमस पुस्तक है इंडिका। अब आइए कुछ करंट अफेयर की पुस्तकें। कारगिल एक यात्री की जुबानी, तो कारगिल जो युद्ध हुआ था इसकी यात्रा जो रही थी किसके जुबानी आपने सुना था, तो एक ऋषि मुनि के जुबानी आपने सुना था, तो आपको याद हो गया होगा ऋषि से, ठीक है ना, ऋषि राज मैंने याद करवाया था। इसके बाद अगली जो पुस्तक है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, तो वाजपेयी साहब जो हिंदुओं के अधिकार के लिए जो काम किया, तो आपको क्या बोला था, मेरा नाम आपको याद रखना है अभिषेक चौधरी। उसके बाद इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, तो इंडिया जो राइज किया है, इंडिया के साइंटिस्ट जो राइज किए, ये इतिहास में याद किए जाएंगे, क्यों, क्योंकि गंगा माँ है, गंगोत्रा एक नाम याद रखना, और दूसरा नाम बोला था मैंने चिदम्बरम। देखिए एक एक चीज आपको याद है। उसके बाद अगली पुस्तक है जादू नमा, तो जो जादू टोना करते हैं वो क्या करते हैं, मंडलाते रहते हैं, तो मंडलोई,
उसके बाद अगली पुस्तक है रिफॉर्म नेशन। तो रिफॉर्म नेशन, तो रिफॉर्म करना है अपने नेशन को, तो गौतम बुद्ध की तरह हमें चीज़ों को फॉलो करना है, तो गौतम चिक्कर मान्यता ऑप्शन आपको मिलेगा, गौतम टिक्कर क्या जाइएगा। ये हो गया बुक्स एंड ऑथर का स्टैटिक और करंट रिवीजन। अब नोबेल प्राइज भी हम लोग करंट और स्टैटिक पार्ट रिवाइज करते हैं। चलिए, मैंने 3 नोबेल पुरस्कार करंट के लिए हैं। कौन कौन सा क्षेत्र में, तो देखिए 2023 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स, देखिए नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत शानदार वे में ट्रिक से मैंने चीजें कंप्लीट करवाई है दोस्त, यकीन मानिए बहुत शानदार वे में। तो मैंने क्या बोला था, फिजिक्स को कैसे याद करेंगे, तो फिजिक्स आपको हार्ड लगता है क्योंकि कंसेप्चुअल चीजें हैं, तो अगर फिजिक्स क्लियर करना है तो क्लियर में एक साइंटिस्ट का नाम था, दूसरा प्यार से करना और फ्रैंक होकर के करना। तो चलिए आइए, तो फिजिक्स क्या करना है, क्लियर करना है। क्लियर बोले तो एनी हुइलियर, हुइलियर याद किए थे क्लियर से। दूसरा प्यार से यानी कि पियरे, पियरे से प्यार। और तीसरा क्या बोला था, फ्रैंक से यानी कि फ्रैंक तीसरा साइंटिस्ट था, ठीक है। इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री में कैसे हमने याद किया था, तो केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, रिलेशन किसके किसके बीच, पति और पत्नी। पत्नी में मैंने क्या बोला, उसको मॉगी बोला था, तो मॉगी एक हो गया, उनको मिला था। दूसरा क्या करता था, वो ब्रश करवाता था, यानी कि ब्रूस हो गया, और ब्रश कराने के बाद उसे रिलैक्स करवाते थे वो पति साहब, तो उसका नाम रिलैक्स से क्या हो गया था, एलेक्सी। ये तीनों नाम याद हो गया। नेक्स्ट, ये सब ऑप्शन से आप निकालेंगे। दूसरा आपका हो गया चिकित्सा। चिकित्सा में मेडिसिन आपको लेना था, तो क्या हुआ, आपको काट लिया था सांप ने, सांप ने काटा तो काटा था तो कैटलिन, सांप ने काटा तो सांप के अंदर क्या होता, विष, तो विष मैन को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है, तो मैरी क्यूरी साहब जी हैं, ठीक है ना। मैरी क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला है। तो देखिए अगला सवाल ही मैंने लिया है कि 1903 में मैरी क्यूरी को फिजिक्स में किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो देखिए फिजिक्स में इनको कब मिला था, 1903 में, और 1911 में इनको केमिस्ट्री में भी मिला। तो एकमात्र महिला जिनको 2 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स में मिला है रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। और केमिस्ट्री में मिला था शुद्ध रसायन के निष्कर्षण के लिए, ठीक है। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र ये महिला। अमर्त्य सेन जो अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया है, तो इनको किस क्षेत्र में, तो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी अगर पूछेगा तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स टिक करेंगे। पहले भारतीय हैं जो इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीते थे 1998 में। शांति का नोबेल पुरस्कार, देखिए शांति का अगला जो आपका पूछा गया, शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दी जाती है। देखिए याद रखिएगा 2 व्यक्ति का नाम, पहले तो एक याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का पुरस्कार मिला था 2014 में, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। और एक आपको नाम याद रखना है मदर टेरेसा की, ठीक है ना, जिनको 1979 पहली महिला है जिनको समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया, तो नॉर्वे की राजधानी स्टॉकहोम में। और बाकी बचे 5 क्षेत्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, चिकित्सा, और एक आपका बच गया क्या, साहित्य, ये सारे कहाँ दिए जाते हैं, तो आपको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाती है। ये सब हमने करवा रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस साहित्य के लिए, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को पहले तो याद रखिए कि 1913 में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे। किस साहित्य के लिए, तो गीतांजलि को। तो याद करिए इसके सारे साहित्य को याद करिए। नोबेल पुरस्कार तो इनको गीतांजलि के लिए मिला था, हमने याद करवाया था। टैगोर से टाइगर, क्या गया था, पोस्ट ऑफिस में घुस गया था, तो पोस्ट ऑफिस साहित्य हो गया था। कौन काम कर रहा था, अंजलि, तो गीतांजलि हो गया। क्या थी, गोरी थी, तो गोरा हो गया साहित्य। और उसने क्या था, गोल्डन पहना था, तो गोल्डन साहित्य हो गया। इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय गण जनगण मन्ना के भी यही रचयिता था, इन्हें बंग देश के बुलबुल भी कहते हैं। ये पूरा नोबेल प्राइज खत्म। अब सोशल रिफॉर्म से सवाल बनते तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए पहला सवाल जो आपका सोशल रिलीजियस से जो हमने कंप्लीट किया है कैप्सूल नंबर 6 में, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, तो याद करिए किसे कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक हो गया, या फिर आधुनिक भारत के पिता हो गए, या फिर नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का फेमस पुस्तक याद रखिएगा, मोह लिए थे मन किसने, तो मीरा और संवाद से याद रखिए, संवाद जो पुस्तक है, और मीरातुल पुस्तक किसके रचयिता, इनके रचयिता कौन है, तो राजा राम मोहन राय। कैसे याद करते हैं, मीरा क्या करते हैं, जब आप मीरातुल से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो संवाद पुस्तक हो गया, तो आपका क्या हो जाता है, मन मोह जाता है, यानी कि मोहन। तो ये सारी चीजें देखिए रिलेट ऐसे रखिए सारी चीजें। और राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण के जनक, या फिर नव जागरण के अग्रदूत, या फिर आधुनिक भारत के पिता। देखिए दोस्त ये सारा कुछ करवाए हैं यूट्यूब पे, कैप्सूल 1 से 8 फॉलो करिए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है कैप्सूल सीरीज के नाम से।
इसके अलावा राजा राम मोहन राय आपसे पूछा जाएगा, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब, तो 1828 में स्टैब्लिशमेंट की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में कलकत्ता में, और यही राजा राम मोहन राय है जिनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी, इतना याद रखें। चलिए आगे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में बंबई में। इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था, और इन्होंने नारा दिया था क्या, वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। इनका पुस्तक फेमस है सत्यार्थ प्रकाशी। कहाँ चले गए, ये आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती। तो इनका दयानंद सरस्वती, तो सरस्वती जी का अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो सत्य की तरह आप चलेंगे और प्रकाश में जीवन होगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद यूथ के लिए एक अच्छे आइडियल पर्सन भी है, तो सब लोग मानते भी। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस इसीलिए मनाया जाता है, 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और 1893 में ये शिकागो अमेरिका गए थे, जहां प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जहां आयोजन हुआ था, और इसी धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था, तब जाकर के ये फेमस हुए थे, ठीक है। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, यह मैंने बता दिया आपको, 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, मैंने बता दिया 1893 में। प्रार्थना समाज की स्थापना, तो मैंने कुछ नाम इंपॉर्टेंट याद करवाया था, एक तो केशव चंद्र सेन का, महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग और चंद्रवाकर के द्वारा की गई। तो इसके प्रमुख अग्रणी नेता का नाम याद करवाया था मैंने आपको, आरजी भंडारकर जा साहब, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद होना चाहिए महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने करवाई थी 19वीं शताब्दी में 1873 में। और ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था, सावित्री बाई फुले, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। और ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम क्या था, गुलामगिरी पुस्तक, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जी हाँ। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो पूरा का पूरा फाइनल कंप्लीट रिवीजन के साथ, कंटेंट के साथ, वीडियो फ्री हो है उसके साथ भी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपका दोनों जगह जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और पेड में भी जाएगा। बाकी रेस्ट पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, वो पेड वाले के लिए, तो क्योंकि कुछ फ्री हो जाने से चीज़ें आप उसको इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, इसी कारण बस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।